दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस के बारे में। ठीक है, आईपीसीसी का चैप्टर नंबर 9 को आज हम पढ़ने जाएंगे एकदम डिटेल में, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे और सारे प्रोविजंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और पॉसिबल हो पाया तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा टीडीएस। टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे हम, एडवांस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स और टीसीएस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में टीडीएस, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो टीडीएस है और एडवांस टैक्स है। टीसीएस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में क्यों आया। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है जब एक पेयर एक पेई को पेमेंट करेगा ना, किसी भी स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए, एक पेयर और एक पेई को कभी भी किसी भी कोई भी स्पेसिफाइड सर्विस के लिए पेमेंट करेगा तो उसको जैसे उसको एक सर्टेन परसेंटेज उसकी पेमेंट में से काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। आपको टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, आपको लास्ट में जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, 2 ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है एक, तो जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं, और एक होता है असेसमेंट ईयर जिसमें आप टैक्स कंप्यूट करते हो और टैक्स की पेमेंट किसको करते हो, गवर्नमेंट को करते हो। टैक्स कंप्यूटेशन करते हो और टैक्स की पेमेंट कर देते हो गवर्नमेंट को। और इसमें आप इनकम अर्न करते हो। प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाते हो और असेसमेंट ईयर उसमें उस पर टैक्स आप गवर्नमेंट को जमा कर देते हो। लेकिन अब मान लो, सपोज करो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आपका ये प्रीवियस ईयर है, और उसके बाद जो आएगा ये आएगा आपका असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो आपने अब इस ईयर में क्या किया, इनकम कमाई, और उस पर टैक्स आप इस ईयर में दोगे। तो अब गवर्नमेंट आती है, मोदी जी बोलते हैं मैं तो पूरे साल मेरे पास कोई पैसा ही नहीं आएगा अगर आप इतना लेट टैक्स दोगे मेरे को। तो टीडीएस के कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे दो मेन रीज़न है कि टीडीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हम साल के एंड में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। तो इसके 2 रीज़न हैं, मैं 2 रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो एक होता है गवर्नमेंट को एडवांस में रिवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, एडवांस रेवेन्यू हो जाएगा जिससे गवर्नमेंट अपना खर्चा कर सकती है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप इससे टैक्स की चोरी कम हो सकती है, टैक्स की, क्योंकि आपने क्या किया, सोर्स पर ही टैक्स काट लिया। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है मिस्टर संजय, ये एक सीए हैं, और ये है एक जोलो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी ने इससे क्या किया, संजय से ऑडिट करवाया। ठीक है, अपना स्टैच्यूटरी ऑडिट करवाया, टैक्स ऑडिट करवाया। तो उसके लिए संजय ने फ़ीस चार्ज करी कंपनी से 4 लाख की। अब कंपनी को क्या करना है, संजय ने 4 लाख की फ़ीस चार्ज करी ऑडिट करने के बदले, अब कंपनी क्या करेगी, 4 लाख इसको पे कर दे या तो
लेकिन नहीं, गवर्नमेंट आई, मोदी जी ने बोला कि आप ना 4 लाख मत पे करो, इसमें जो इनका टैक्स बनता है ना, ये इनकम पे अगले साल टैक्स देंगे, वो टैक्स हमें दे दो डायरेक्ट। तो एक सेक्शन होता है 194J, उसमें 10% कटता है प्रोफेशनल सर्विसेज पे, ठीक है। तो एक ऑडिट, ये एक प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस ली है उसने, ठीक है, संजय ने। तो इस पर 10% यानी कि 4 लाख का 10% हो गया आपका 40,000। 40,000 ना गवर्नमेंट, आप संजय का TDS काट के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बोला गवर्नमेंट ने कि आप ना 40 लाख वो 40,000 संजय का TDS काट के हमें जमा करा दो, ठीक है। और बाकी का जो 3,60,000 है वो संजय को दे दो आप। अब संजय क्या करेगा, संजय मान लो, अब संजय ईयर एंड पे क्या करेगा, 31 मार्च 2023 के बाद संजय जब अपना ITR फाइल करेगा, तो यहाँ पे एक टैक्स कैलकुलेट करेगा, अपनी टोटल इनकम निकालेगा, मान लो वो आ जाती है 25 लाख। अब उसके बाद उस पर टोटल टैक्स निकाल लेगा, जो भी स्लैब बनता है उससे, ठीक है। सपोज करो एक बार को 6 लाख टैक्स बन जाता है, ठीक है। अब संजय इसमें से क्या करेगा, TDS माइनस करेगा। अब ये जो उसका TDS कटा है ना, मान लो सपोज करो उसका पूरे साल में सिर्फ एक ही कंपनी ने TDS काटा है, तो संजय अब क्या करेगा, ये 40,000 का क्रेडिट यहाँ पर ले लेगा, क्योंकि ये उसने एडवांस में उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को किसने पे कर दिया था, ये जोलो प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। तो अब संजय को कितना टैक्स पे करना है बाद में, 5,60,000। अब ये संजय अपने ITR फाइल करेगा तो पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया क्यों आया। अब मान लो अगर ये TDS का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो फिर कंपनी क्या करती, संजय क्या करता, इस 4 लाख को कैश में ले लेता और कंपनी उस पर TDS भी नहीं काटती, तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आता। तो इससे ना ये इनकम कंसील कर सकता था संजय, इसको छुपा के इस पर टैक्स बचा सकता था। तो इसलिए इनकम को ट्रेस करने के लिए एक ये TDS का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे गवर्नमेंट को एक तो रेवेन्यू मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और दूसरा कि सामने वाला ट्रेसिंग हो जाएगी थोड़ी, कि एक बंदे ने जो इनकम कमाई उस पर पहले ही टैक्स ले लिया हमने, तो हमें गवर्नमेंट को पहले ही पता है कि उसने इतना इनकम कमाया, वो उसको बाद में छुपा नहीं सकता, ठीक है। तो ये TDS का कॉन्सेप्ट इसलिए आया। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 190 पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। अब सेक्शन 190 बोलता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट। टोटल इनकम ऑफ एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये वाला सेक्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो टोटल इनकम होती है एसएससी की प्रीवियस ईयर की, वो टैक्सेबल होती है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब उसके एक सब्सिक्वेंट जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें होती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 की टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 23-24 में, ठीक है। हाउएवर इफ इनकम इज रिकवर्ड फ्रॉम एसएससी इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इनकम वो इसी साल में उस पर टैक्स लेती जाती है, ताकि एसएससी को भी बाद में भारी ना लगे टैक्स देना एकदम से, और गवर्नमेंट को भी रेगुलर इनकम मिलती रहे, और टैक्स और क्या कहते हैं इनकम भी ट्रेस होती रहे सभी एसएससी की, ताकि एक चैन बन जाए जिससे टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो तीन तरह से देखो सेक्शन क्या बोलता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर असेसमेंट ईयर में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रीवियस ईयर की इनकम में टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले सकती है। तो उसमें सबसे पहला तरीका आता है आपका
TDS का, फिर दूसरा आता है TCS का, और तीसरा आता है आपका एडवांस टैक्स का। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होगा कि हमेशा आपका असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पे करना है, लेकिन इन कुछ केसेस में आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। तो TDS क्या होता है, जब एक बंदा एक पेयर पेई को पेमेंट कर रहा है किसी स्पेसिफाइड सर्विसेज को जो इनकम टैक्स के प्रोविजन में स्पेसिफाइड है कि इस सर्विस के लिए पेमेंट करेंगे तो इतने % TDS काटना पड़ेगा, तो उस केसेस में TDS कटता है। ठीक है, उसके बाद TDS का मैंने कौन सा, ऐसे ही आपका TCS होता है। जब आप कोई सर्विस लेते हो तो आपसे TCS कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए भी कुछ TDS, लेकिन मैक्सिमम जगह पर TDS ही इस्तेमाल होता है। TCS कुछ ही आइटम्स पे है, बहुत ही लिमिटेड आइटम्स पे है। TDS का कॉन्सेप्ट काफ़ी वाइड है। और एक एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स भी आपको पे करना होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो सेक्शन 190 हमने देख लिया। 190 क्या बोलता है, इतनी सी बात बोलता है। ठीक है, सेक्शन 190 कि नॉर्मली तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में देना है, लेकिन कुछ 3 तरीके हम ऐसे बता रहे हैं जिनसे हम आपसे टैक्स कब ले सकते हैं, TDS और TCS और एडवांस टैक्स से हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में आपसे टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन 190 के बाद 151 पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी 191, सेक्शन 191 बोलता है डायरेक्ट पेमेंट। अब डायरेक्ट पेमेंट पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 191 सेक्शन 191 प्रोवाइड दैट इन द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज पेबल बाय SSC डायरेक्टली। देखो, सेक्शन 191 क्या बोल रहा है कि कुछ केसेस में ना आपको टैक्स डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, मतलब SSC को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट। कुछ ऐसी इनकम, SSC ने अगर कोई ऐसी इनकम कमाई जिस पे TDS एप्लीकेबल नहीं है, पर वो टैक्सेबल है। ठीक है, TDS एप्लीकेबल नहीं है पर वो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो उस पर SSC को खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर SSC सेल्फ टैक्स पे करेगा, उसके बाद दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या बोलता है, पहले क्लॉज ने बोला कि वो टैक्स क्या कहते हैं, इनकम, ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में ऑफ विच टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज सोर्स। कोई सी ऐसी इनकम जिस पर TDS के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होते, तो उस पर SSC को खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 191 का क्लॉज 1 ये बोलता है। अब क्लॉज 2 पे बात करते हैं हम। ठीक है, क्लॉज 2 बोलता है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज लाइबल टू बी डिडक्टेड बट नॉट एक्चुअली डिडक्टेड। अब दूसरी इनकम क्या बोलता है, TDS तो एप्लीकेबल था भैया, लेकिन जो आपका पेयर था ना वो बेवकूफ़ था, वो काटना भूल गया, या फिर आपका TDS डिडक्ट होने से रह गया किसी भी रीज़न से। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि, अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था हमने संजय वाला। अब इस केस में ना जोलो प्राइवेट लिमिटेड ने किसी भी रीज़न से ये 40,000 का TDS काटना भूल गए, तो अब मिस्टर संजय ये नहीं बोल सकते कि मैं टैक्स नहीं पे करूँगा, क्योंकि जोलो प्राइवेट लिमिटेड को काटना था TDS, उन्होंने नहीं काटा। तो ये सरकार इस वाले सेक्शन 191 के क्लॉज 2 में यही बात कर रही है कि TDS एप्लीकेबल था, लेकिन जो पेयर था ना वो काटना भूल गया, तो आपको पे करना पड़ेगा उस पर टैक्स। ठीक है, तो इन 2 केसेस में आपको खुद पे करना है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इन व्यू ऑफ दिस प्रोविजन प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी of tax necessarily had been taken against SSC
who was liable to be deducted but not deducted in order to overcoming the difficulty. Explanation to this section provide that if any person including principal officer of a company who is required to deduct TDS or a employer paying tax on non-monetary purchases under section 192(1)(a) does not deducted or after deducting fails to pay such tax or does not pay whole or part of a tax, such person shall be deemed to be assessee in default. However, if assessee himself has a paid tax, provision will not apply. ठीक है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब ये वाला जो प्रोविज़न ना ये जो बात कर रहा है इन व्यू ऑफ दिस प्रोविज़न से जो क्लोज सेकंड के बाद जो बात शुरू हो रही है वो ये बोल रही है, जैसे जोलो प्राइवेट लिमिटेड थी ना, वो इसके लिए हो रही है कि इसको काटना था TDS, तो भैया इसको काटना था लेकिन इसने नहीं काटा संजय का, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सरकार क्या करेगी, रिकवरी के प्रोसीजर चालू कर देगी अगर इसने TDS नहीं काटा तो। ठीक है, और इस पर रिकवरी ऑफिसर जो होंगे वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे और इसको क्या बोलते हैं, असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट बना दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा कब, जब जो मिस्टर संजय है ना वो टैक्स खुद से पे कर देंगे, तो इस कंपनी को जोलो प्राइवेट लिमिटेड को असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब तक मैंने सिर्फ दो बातें कही हैं, दो सेक्शन पढ़े हैं हमने। सबसे पहला सेक्शन 190 बोलता है नॉर्मली प्रीवियस ईयर की इनकम में जो टैक्स होता है ना, नॉर्मली प्रीवियस ईयर की इनकम में टैक्स जो होता है असेसमेंट ईयर में आपको पे करना होता है। ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगला साल आता है ना, उसकी ड्यू डेट से पहले आपको ITR की ड्यू डेट से पहले आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन कुछ 3 केसेस में ना सरकार आपसे प्रीवियस ईयर की इनकम में टैक्स प्रीवियस में ले सकती है। जैसे एक तो TDS होता है, एक TDS के द्वारा, एक TCS के द्वारा, एक एडवांस टैक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद 191 बोलता है TDS कि इन कुछ 2 केसेस में ना असेसी को खुद से टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन उसका TDS कटा हो या ना कटा हो। वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं टैक्स नहीं पे करूँगा, मेरा TDS नहीं कटा दो। ठीक है, तो पहला होता है कि TDS एप्लीकेबल नहीं था, पर जो इनकम उसने कमाई है ना वो टैक्सेबल है, तो उस पर उसको खुद से टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी ITR फाइल करते हुए। और दूसरा TDS एप्लीकेबल था बट ना जो पेयर था वो उसको डिडक्ट करना भूल गया, तो जो असेसी है उसको खुद से टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो कंपनी जो भूल गई ना टैक्स पे करना, वो टैक्स डिडक्ट करना, उसको तो रिकवरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान के उस पर पेनल्टीज़ लगेंगी। ठीक है, लेकिन अगर वो संजय जो है, मिस्टर संजय अगर खुद से टैक्स पे कर देता है तो कंपनी को असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर इनकम ऑफ असेसी इंक्लूडेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट एट ए कंसेशनल रेट टू असेसी बाय एम्प्लॉयर बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप। सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 in case where the income of assessee include any value of any security or sweat equity shares allotted or transferred by current employer being an eligible startup free of cost or at a concessional rate to assessee, the income tax on such income has been paid by assessee within 14 days from the earliest of the following: after expiry of 48 months from the end of relevant assessment year, from the date of such specified security or sweat equity shares, from the date of assessee ceasing to be employee of an employee who allotted or transfer him to specified security or sweat equity shares। तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर किसी
किसी भी एसएससी को एज एन एम्प्लॉय मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो उसको 14 डेज़ के अंदर इनमें से जो भी अर्लीस्ट, इन जो तीन डेट दिए ना, उन 3 डेट में से जो भी अर्लीस्ट आएगा ना, उसके 14 डेज़ के अंदर उसको उस पर टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 192 से बात होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद।